नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ताबड़तोड़ तरीके से स्वाद ले रहे होंगे जीवन का, और जीवन के स्वाद के साथ जरूरी होता है सरकारी नौकरी का स्वाद लेना। और रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का मतलब आप समझते हैं कि देखो हमारे यहाँ का क्या है, हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है। अगर आप रेलवे में लग जाते हैं तो हमारे यहाँ में आपको रेल मंत्री माना जाता है। तो रेल मंत्री बनने का ये जो सफर है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए कैसे हैं आप? रेल मंत्री बनने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे ये बताओ। चलिए, चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम बहुत बढ़िया लेवल पर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए कल मैंने मॉक भी प्रोवाइड करा दिया था। मैंने कहा था ना कि मॉक उस लेवल का मॉक है वो, कि भाई ये मान लो कि पेपर का जो स्तर है ना वो उससे 21 नहीं जा सकता, 19 रह सकता है। ठीक है, उस लेवल का मॉक है वो। और जितने भी बच्चे आज की क्लास में आए हैं, मैं ये बता रहा हूं कि इन सब बच्चों का नाम नोट किया जाए। कंप्लीटली डेडिकेटेड स्टूडेंट है ये। इनका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक व्यक्ति है जो इनका सिलेक्शन रोक सकता है, वो ये खुद है। उसके अलावा इन लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो फटाफट बताओ कैसे हैं आप? सर आपसे मिलने आऊंगा, आपका आभार, आपका इंतजार रहेगा, आप सभी का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मतलब खुली दुआएं आपको दे रहा हूं, मतलब जिंदी दुआ आपको दे रहा हूं कि आप आइए। अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, इस क्लास को लिए जाने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये क्लास वो है जो आपकी प्लेलिस्ट में चल रही है। सुपर 1000 सीरीज है ये। सुपर 1000 में पॉलिटी की क्लास है। क्यों है पॉलिटी की क्लास? क्योंकि शुरुआत में तीसरा दिन है और आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ताबड़तोड़ पॉलिटी। ठीक है, छोटी मोटी पॉलिटी हमारी चलती नहीं है। तो फटाफट बताओ, तैयार हो? स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी शुरुआती क्वेश्चन हो चुके हैं 1 से लेकर 200 तक। अब हम 201 से स्टार्ट करेंगे क्लास को, और आज हम इसको 300 तक लेके जाएंगे। लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन नहीं हुए थे, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। भौकाल जारी है और सिलेक्शन की अब आपकी बारी, और भौकाल क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फटाफट से प्यार से बता दीजिए कि आप तैयार हैं। ठीक है, चलिए। मॉक कहां मिलेगा भाई? ऊपर लिंक पड़ी है मॉक की, वहां जाके आप मॉक भी देख सकते हैं। मॉक देखना बाद में, अब तुम देखो क्लास। सीधा आते हैं भाई 201 नंबर सवाल पे, क्योंकि 300 क्वेश्चन टोटल मुझे कराने। ये फाइल जो है ऑलरेडी बन चुकी है पहले से ही, तो एकदम बढ़िया तरीके से फाइल आपकी बनी हुई है। अच्छा, इसमें 101 पे आना है। ये लीजिए आपकी फाइल 98, 99, 200। तो फटाफट बताएं, यहां से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां तक? 300 तक जाएंगे। सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब दीजिए। कंप्लीट पॉलिटी के रिवीजन के लिए इतने क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, अच्छे से प्रकार से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो फटाफट से बताइए, 200वें क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है, क्या है? अगर मैं पूछूं, किसको जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है? हैज एपीलेट जुरिडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर कोई भी मैटर कहीं पर होता है तो किसके कहने पर किसी भी मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जा सकता है। मतलब ये आपका कोई जिला है, लेट सपोज ये आपका कोई जिला है, कोई भी मैटर हुआ, दिस इज जिला। ये क्या है बाबूजी? ये जिला है। इसमें कुछ भी केस हुआ पूरे जिले में, तो किसके कहने पर उस केस को एडिशनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा? एडिशनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। किसके कहने पर एडिशनल कोर्ट में उसको भेजा जा सकता है? ये आपसे पूछा गया, फटाफट बता दो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, प्यारी सी बात बताता हूं कि भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है उसका क्या लेवल है बाबू? भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो एक शंकुय आधार पर चलती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, देन आपका हाई कोर्ट होता है, देन आते हैं आपके एडिशनल कोर्ट, जिनको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोलते हैं जी? अधीनस्थ न्यायालय उनको बोला जाता है। और ये जो अधीनस्थ न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं ना बाबू, अधीनस्थ न्यायालय, एडिशनल कोर्ट होते हैं। इसमें तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको तहसील कोर्ट भी देखने को मिलता है, तहसील कोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जिला कोर्ट देखने को मिलता है, फिर आपको फैमिली कोर्ट, मतलब जिला कोर्ट ऊपर होता है वैसे तो, तहसील कोर्ट नीचे होगा, जिला कोर्ट से ऊपर होगा, जिला कोर्ट होगा। ठीक है, तहसील कोर्ट होगा। इसके अलावा फैमिली कोर्ट होगा। ठीक है, फैमिली कोर्ट भी इसी में आता है, फैमिली कोर्ट। सदर अदालत, फैमिली कोर्ट भी इसी में होगा, और सदर अदालत भी इसी में होगी, और सदर अदालत भी इसी में होगी, अदालत भी इसी में होगी। ठीक है बाबू? तो अगर पूछा जाए आपसे कि ऐसी शक्ति किसके पास है जो अगर चाहे तो किसी भी मामले को एडिशनल कोर्ट में भिजवा सकता है, तो ये क्षमताएं किसके पास होती हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती हैं, जिला न्यायालय के पास होती हैं, कि वो सारे के सारे मैटर्स को वहां भेज पाए। डिस्ट्रिक्ट के पास होती है, क्यों? क्योंकि इसमें प्राइम होता है। इससे नीचे तहसील, उससे नीचे फैमिली, उससे नीचे सदर, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं, भारत में न्याय व्यवस्था जो है इसका विस्तार किस देश से लिया गया है या किस अधिनियम से लिया गया है? भारत में न्यायिक विस्तार किस अधिनियम से लिया गया है? मैंने पूछा आपसे, भारत का न्यायिक विस्तार किस अधिनियम से लिया गया? भारत का न्यायिक विस्तार किस अधिनियम से लिया गया? किस अधिनियम से लिया गया? किस एक्ट से लिया गया है? किस एक्ट से लिया गया है? और मुझे बताओ कि भारत का जो एडिशनल कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में आते हैं? इनके जज को नियुक्त कौन करता है? इनके जजों को कौन अपॉइंट करता है? जज को अपॉइंट कौन करता है? फटाफट बताओ। आंसर बताना मेरा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं था, उसके लिए तो आपको शीट भी मिल सकती है। चलिए, यूएसए से लिया गया है। अरे बाबू, यूएसए से इसकी शक्ति विस्तार दी गई है। ये अधिनियम है 1935। अधिनियम कौन सा है बाबूजी? अधिनियम है 1935 वाला। कौन सा है लाडले? 1935। अगर पूछो जज अपॉइंट कौन कर सकता है, तो जज को अपॉइंट करने की जो क्षमताएं हैं वो किसके पास है? दैट इज एट आवर गवर्नर। वो हमारे गवर्नर के पास आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल कौन सा है बाबू? 233 आर्टिकल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है जी हाँ, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं बातें। बहुत बढ़िया। क्लास को अभी लाइक कर दीजिए। आप क्यों कर दीजिए? आप अगर लाइक कर देंगे तो माहौल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला सवाल 201 संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? सार्वजनिक, ब्रिटिश, प्रोविंशियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पब्लिक सफरेज, किस तरीके से किया गया था? बताओ, किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था? ये भी एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, चुनाव कैसे हुआ? चुनाव कैसे हुआ? ठीक है, चलिए। ठीक है, सर वक्फ कोड किस में आता है? वक्फ कोड संविधान की किसी धारा में नहीं आता, वो वक्फ एक्ट में आता है जो 1995 में आया था। ठीक है, राइट। अब यहां मैंने पूछा, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे पब्लिक सफरेज यानी सार्वजनिक मताधिकार। ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, बी नहीं है बाबू, बी नहीं है लल्ला। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। मुझे अब आपसे मैंने 3 सवाल पूछने हैं, इसी सवाल से पूछूंगा। पहला सवाल मुझे बताइए, संविधान सभा किस एक्ट पर बनी? संविधान सभा किस एक्ट पर बनी? संविधान सभा का एक्ट क्या था? संविधान सभा का एक्ट बताइए, एक्ट कौन सा था? एक्ट किस एक्ट के बेसिस पर बनी थी? दूसरा मुझे बताइए, टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर कितने थे ये मुझे बताएं, सदस्य कितने थे? फिर मुझे आप बताएंगे, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे चुनाव पद्धति क्या थी? चुनाव पद्धति क्या थी? चुनाव पद्धति क्या थी? प्रोसीजर क्या था? चुनाव पद्धति क्या थी, यानी कौन सा प्रोसीजर इसमें यूज किया गया था, सब बताओ। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझो। संविधान सभा का जो एक्ट था वो था 1946 कैबिनेट एक्ट।
कैबिनेट एक्ट था, कैबिनेट एक्ट, ठीक है, 1940 मार्च के महीने में आया था। इसका जो हेड था वो एवी अलेक्जेंडर था, इसका जो हेड था वो पैथिक लॉरेंस था। एवी अलेक्जेंडर साथ में था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स साथ में था। भेजा किसने था? क्लेमेंट एटली ने, लेबर पार्टी का था, पीएम था ब्रिटेन का, क्या नाम? क्लेमेंट एटली, उसने भारत में भेजा था। टोटल मेंबर कितने थे बाबूजी? इसके अंदर 389 मेंबर टोटल देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसमें से 292 ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 ऐसे थे जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, कमिश्नरी थे। और बाकी के 93 जो थे ना, बाकी के 93 वो कहां से थे जी सर? बाकी के जो 93 थे वो देसी रियासत के थे। और ये जो ये है, इनके लिए हुआ था चुनाव, इनके लिए चुनाव हुआ। चुनाव पद्धति थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों थी, प्रत्यक्ष भी थी अप्रत्यक्ष भी थी, डायरेक्ट भी थी इनडायरेक्ट भी थी। क्यों थी इनडायरेक्ट बाबू? इनको इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया, इनको डायरेक्ट तरीके से चुना गया, तो दोनों प्रोसीजर इसमें यूज हो जाते हैं। प्लस ये प्रांतीय लेजिस्लेटर क्यों था? क्योंकि हर एक प्रांत में अलग अलग इलेक्शन हुए थे, हर एक प्रांत में अलग अलग इलेक्शन हुए थे। और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जैसे मेंबर चुने गए, अपॉइंट हुए, अलग अलग लोग आए हैं, चुने गए हैं। इसमें एक चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मार्ट साहब जो बात आप यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यहां पे जो चुनाव हुए हैं 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति आया है, 10 लाख में से 1% चुना गया था। यानी एक जो प्रांतीय विधानमंडल था वो कितना बड़ा था? 10 लाख मेंबर थे, उसमें से एक व्यक्ति चुना गया था। उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी मानी जा सकती है? यानी 389 मिलियन मान सकते हैं आप। 389 मिलियन हमारी पॉपुलेशन उस समय रही होगी, ठीक है, अप्रॉक्स। किसकी? ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र देसी रियासत। टोटल मिला के हमारी पॉपुलेशन कितनी रही होगी? 389 मिलियन। क्योंकि 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन में से कोई एक आदमी चुना गया था। ये लेवल था बाबू, ये लेवल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? अगर आप चाहते हैं इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो, एकदम बढ़िया लेवल पे हो, तो कौन जिम्मेदार है? आपके सामने आज की क्लास का पहला पोल आते हुए फटाफट से जवाब दीजिए। पोल आपके सामने आया है, एकदम जबरा पोल आया है, ठीक है, जबरा पोल आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। पोल में आपको बढ़िया लगता है तो आंसर भी करिए, पोल आपके सामने आंसर करिए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए, एक बच्चा कह रहा है सर कि हम रिकॉर्डेड देख सकते हैं। भैया आप खुल के रिकॉर्डेड देखिए, मैं कुछ मना नहीं करता कभी भी। अगर आप पोल अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लाइव आ जाइए, नहीं तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए। नोट्स बनाना जरूरी होगा, इतना कहना चाहता हूं जी। भारत का राष्ट्रपति चुनाव कराता नहीं जी, भारत के राष्ट्रपति के तो खुद चुनाव होते हैं। इसके चुनाव के लिए आर्टिकल कौन सा है सर? इसके लिए आर्टिकल 55 आपको देखने को मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का जिक्र किया गया है। इसमें राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का जिक्र किया गया है। भारत का चुनाव आयोग आर्टिकल 324 जिम्मेदार है कुछ चुनाव कराने के लिए, जैसे ये प्रेसिडेंट का चुनाव कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराएगा, एमपी का चुनाव कराएगा, एमएलए का चुनाव कराएगा, ठीक है। भारत की संसद चुनाव नहीं कराती, इसका जिक्र सबसे पहली बार आर्टिकल 79 में किया गया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में बताया जाता है, लेकिन इसमें चुनाव की कोई भी जिक्र नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला था। 84% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। क्लास में पहली बार 84% लोग सही थे। करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शाबाश। अगला आप मुझे बताएं, सवाल मैंने आपसे पूछा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह संसदीय शासन प्रणाली है, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। इसको मुझे बेहतरीन ढंग से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये लीजिए आपके सामने एक और पोल आता हूं, इसका आंसर भी ताबड़तोड़ तरीके से कर दीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से इसका आंसर भी कर दीजिए। ये लो, हटो बच्चों, आंसर करो। जहां भी आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए वही क्लास में ढेर दिस लाइक ठोक के मारनी है। चलिए और बताओ आपको। अच्छा इसको करो, फिर मैं आपसे एक बहुत मस्त बात पूछता हूं। ये बताओ, देखो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, हाँ जी, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, सही बात है। क्या भारत में संसदीय प्रणाली है? हाँ जी। सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये भी सही है। अगर हम बात करें, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही देखने को मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार से बात होगी कि तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर आपको सही देखने को मिल जाएंगे, कुछ इसी तरीके की बात होगी। परफेक्ट। क्यों है? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी चलता है। इंडिया में क्या चलता है? डेमोक्रेसी चलता है। डेमोक्रेसी चलता है, तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही दिया जाता है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से सारी की सारी पावर जनता में निहित है। दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्टली फाइन। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि सारी की सारी जो पावर है, शक्ति है, वो संविधान में है। नहीं जी, शक्ति जो है ना लल्ला, वो है जनता में, क्योंकि डेमोक्रेसी चलता है हमारे। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, बताइए 204 का सवाल है। सवाल क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब चुना जाता है तो इसको चुनता कौन है सर? इनका चयन कौन करता है? इनका चयन कौन करता है? चयन इनका कौन करता है? यानी अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? चयन यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? एंड द सेकंड एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की अपॉइंटमेंट चलो बता दिया आपने, सर इनके लिए सलाह कौन देता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर दैट इज प्रेसिडेंट। सलाह के बारे में आप मुझे बताएंगे एंड टेन्योर इनका बताएंगे। इनका जिक्र कहां है चुनाव आयुक्त का? सर 324 में। पहले एक सदस्य निकाय हुआ करता था। पहले कितना था? पहले एक सदस्य हुआ करता था, 1 मेंबर, एक सदस्य हुआ करता था। लेकिन 1989 में अस्थायी तौर पर ये 3 मेंबर हुआ, और परमानेंटली कब होता है? 1993 में परमानेंटली स्थायी तौर पर 3 सदस्य निकाय हुआ। वी सेगल का केस आपको याद होगा। अब मैंने आपसे पूछा, आप ये बताओ रागनी पता है रागनी क्या होती है? रागनी सुनते हैं, हमारे यहाँ रागनी चलती है, ठीक है, तो वो सुनिए किसी ने, मतलब रागनी समझते हैं आप क्या होती है? ठीक है, तो रागनी सुने हैं आप, ठीक है। बड़ा मजा आता है भाई रागनियों में, ठीक है। तो अगर आपने सुनी है तो बताइए। हमारे यहाँ काफी फेमस है। रागनी क्या होती है? हमारे यहाँ का फोक म्यूजिक है रागनी, ठीक है, आपने सुनी होंगी अगर आप हमारे इधर लोकेलिटी से हैं, ठीक है। अब चलो, इसमें बच्चे कह रहे हैं कि पीएम ये, अरे यार बिल्कुल ही घोचू वाली बात कर रहे हैं आप। तो अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो चाहे तो आप इलेक्शन कमीशन बाई जीताना सर्च कर सकते हैं, राइट, और नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं। नहीं पता आपको रागनी? हंस रहे हो, अबे नाम नहीं है रागनी। अरे लो, सलाह कौन देता है? सर इसमें सलाह देता पीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर देता है। ये अभी चेंज हुआ, करंट अफेयर का सवाल है। और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता, ये मिलकर इसमें चुनाव करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था, अब यहाँ पे वो नहीं रहता, ठीक है। करेक्ट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सही स्पष्ट आंसर तो यही बन जाएगा। बाकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। हाँ जी, बहुत बेहतरीन, ठीक है। हाँ जी सर सुनिए, बढ़िया लगे हैं यार, मतलब तो गच्चे लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो रागनी कौन सी है? जाज के मैं बैठा गोरी राम रट के, लाइक इस तरीके से होती है। मेरी आवाज सॉफ्ट है, लेकिन रागनी में मतलब हार्श टोन कई बार यूज करी जा रही होती है। मतलब मैं गा के सुना नहीं सकता, माइक दूसरा होता तो मैं सुना देता, ठीक है। आगे बढ़ो।
स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा था? ठीक है, ये बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए, और इसके हिसाब से आप अगर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैटर क्या है। ठीक है, फटाफट पोल आपके सामने है और बताएं। देखो, स्वर्ण सिंह समिति कब गठित होती है? 1976 की। अब ये स्वर्ण सिंह कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री थे, उस समय के विदेश मंत्री थे, और इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र किया था। 8 फंडामेंटल ड्यूटी का इन्होंने जिक्र तो किया था 20 का, पर रिटन जो जानकारी इन्होंने दी थी, इन्होंने रिटन जानकारी 8 फंडामेंटल ड्यूटी की दी थी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य की दी थी। गवर्नमेंट ने कितनी ऐड करी? 42nd संशोधन अधिनियम जो हुआ था, 1976वां, उसके अंदर ऐड कितने किए गए? 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। आज की डेट में 11 एफडीज आपको देखने को मिल जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपको देखने को मिल जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, जो आपको बेहतरीन ढंग से यहां पर देखने को मिल जा रहा होता है। अगला सवाल आप आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट इसमें बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, क्या आंसर होगा बताइए। सर हमारे यहाँ कदरी सुनाई जाती है, हमारे यहाँ कदरी नहीं होती। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं? कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं? कुछ नए आपराधिक कानून आपको देखने को मिल जाएंगे। वेल, दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर, ये करंट अफेयर का भी है, और इसकी रिगार्डिंग भी मैं वीडियो ले चुका हूं कि 3 नए आपराधिक कानून आपके ऐड किए गए। 3 नए आपराधिक कानून आपके ऐड किए गए 1 जुलाई 2024 से। आपराधिक कानून 3 नए ऐड किए गए। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी अनुसूची आपको देखने को मिलती है, कौन सी ऐसी अनुसूची आपको देखने को मिलती है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है? किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, वो कौन सी है? फटाफट बताओ। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन होना था, हाँ जी होना था, बात बताइए। क्या वो 6वीं है? सर 6वीं में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहां पर शेड्यूल एरिया का, यहां के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन कैसे होगा? यहां के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन कैसे होगा? क्षेत्र प्रशासन कैसे होगा? राष्ट्रपति करेगा। बाकी जानकारी आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में है, ये चीज है। चौथी अनुसूची परफेक्ट आंसर है। 7वीं में शक्ति विभाजन है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन है, केवल ये वाला प्रशासन है। ठीक है, याद रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती है। स्वायत्ता जिला परिषद, स्वायत्ता जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी। ठीक है, और एडीसी का मतलब क्या होता है? स्वायत्ता ऑटोनोमस जिला परिषद, जिला परिषद किस अनुसूची का हिस्सा है? एडीसी का बनना किस अनुसूची का हिस्सा है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस मतलब अनुसूची में बनाई जाती है? ऑप्शन सामने है आपके, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, उसी में यही बताओ, एबीसीडी ऐसे करके मुझे बताइए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जिक्र करो, फटाफट बताओ। एडीसी का जिक्र कहां किया गया है? तो पहला यूटी स्टेट, दूसरा सैलरी, तीसरा जो है तीसरा शपथ होता है, चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है, 5वें में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन होता है। ठीक है, फटाफट चलो मैं ही बताता हूं। देखो बाबूजी, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 6ठी अनुसूची, जो 6th शेड्यूल आपको देखने को मिलती है, एडीसी जो 6th शेड्यूल आपको देखने को मिलती है। इसी 6th शेड्यूल के अंदर आपको पता लगेगा स्वायत्त जिला परिषद आपको देखने को मिल जाती है। राइट, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। थियरी की क्लास आपकी बहुत जल्दी होगी, जैसे हम सुपर 1000 की सीरीज कंप्लीट करेंगे, उसको थियरी के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके लिए जरूरी होगा कि आप बराबर चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब रहें, बाकी आसपास अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को थोड़ा बहुत बता दें। क्यों? क्योंकि असली मजा तो सबके साथ है। मुझे पता है कंपटीशन बढ़ेगा, पर पढ़ने दो, अब पहले ही उनसे आगे हो। आगे बढ़ो। कौन सा राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत कार्य के न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान कराता है? न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति का प्रावधान कराना। देखो, मैटरनिटी लीव्स मिलती है महिलाओं को, मैटरनिटी लीव्स मिलती है। ठीक है, महिलाओं को क्या मिलते हैं? फीमेल्स को मैटरनिटी लीव्स, फीमेल्स मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। और क्या होता है मातृत्व दशा? ठीक है, इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होते हैं, जो एक मानव के लिए उपयुक्त होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं। तो वो चीज देखो। अब एक बात है, एक आदमी एक दिन में मतलब 24 घंटे काम नहीं कर सकता। एक फीमेल है, ठीक है, उनको पीरियड्स आ रखे हैं, ठीक है, तो उनके जो पेट होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एटन जैसी चीजें हो जाती हैं। राइट, तो अब बड़ी बात ये होती है कि उस परिस्थिति में वह कार्य नहीं कर सकती। तो हर एक राज्य के द्वारा अलग अलग प्रावधान कराए जाते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मैटरनिटी के ड्यूरिंग अपनी जो छुट्टियां हैं वो ले लें। सेम इसी तरीके से जब उनको बच्चा होता है तो उसके बाद भी उनको अलग से एक्स्ट्रा लीव दी जाती है। तो दैट इज अ पॉइंट, राइट, दैट इज अ पॉइंट। ये आपको कहां देखने को मिल जाता है? चलिए 42 आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। 42 आर्टिकल में यह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 किस बारे में चर्चा करता है? सर आर्टिकल 50 बहुत स्पष्ट है कि कुछ बातों के बारे में बताता है। किस बारे में? जैसे बताता है कि आपकी जो जुडिशियरी होगी, आपकी जो जुडिशियरी होगी और जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा वो अलग अलग होगा। एग्जीक्यूटिव होगा वो सेपरेट होगा, सेपरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी न्यायपालिका और न्यायपालिका और आपकी विधि जो कार्यकारी है वो अलग होगी। न्यायपालिका और कार्यकारी बिल्कुल अलग अलग सेपरेट सेपरेट काम करेगी, वर्किंग टुगेदर नहीं होगा। राइट, जी हाँ। 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। 47 में बताया गया है कि एक राज्य सरकार इस बात का प्रावधान करेगी, एक राज्य सरकार इस बात का प्रावधान करेगी कि किसी भी प्रकार से राज्य के लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिला है, अगला सवाल आपको देखने को मिला, फटाफट बताइए। 36 से 51 अंतर्गत डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं? फटाफट बताओ। पोल आपके सामने है, पोल के हिसाब से आंसर आप दे सकते हैं। बढ़िया लेवल पे पोल के आगे आप आंसर दीजिए, लीजिए पोल में आंसर करिए फटाफट से, पोल में फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, पोल में फटाफट आंसर करते जाइए। देखो, अगर मैं बात करूं 36 से 51 आपको देखने को मिलता है, जिनके अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है। संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं? बताइए जी। देखो, क्या वे 5 में है या फिर भाग ही नहीं लिख रहा है तो लो 7वां लिख लो, यहाँ 9वां लिख लो। देखो, 7वें भाग में आपको देखने को मिलता है भाग बी प्रकार के राज्य, बी राज्यों का प्रशासन।
राज्यों का प्रशासन। ये अब आज की डेट में बंद हो गया। क्यों? क्योंकि 1956 में इसको रद्द कर दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा इसका भाग 4। भाग 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, पार्ट 4। ऑप्शन ही नहीं है, पार्ट 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th में पंचायत होंगी, पंचायत होंगी। भाग 5 के अंदर केंद्र शासन होगा। केंद्र का शासन कैसे चलता है वो होगा, केंद्र का शासन कैसे चलता है वो होगा। भाग 5 2 बार हो गया, ठीक है, बात खत्म। करेक्ट आंसर, बेहतरीन। अगर हम बात करें इसके अंदर तो ऑप्शन आप कैसे चुन लेते, गलत था, ऑप्शन ही नहीं थे, कैसे चुन लिया आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब आपको देना होगा, सवाल का जवाब आपको देना होगा। बताइए, सवाल पूछ के रहा है, सवाल पूछ रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यहां पर संशोधन किया गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा के अधिकार के लिए। तो कौन से नंबर का अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, फटाफट बताओ, कौन सी नंबर का अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं बात करूं, ये 86वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है, 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन इसमें जो आर्टिकल अमेंड हुआ था बाबू, दैट वाज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसके थ्रू अमेंड होता है, आर्टिकल 21 इसके थ्रू अमेंड होता है। तो आर्टिकल 21 जैसे अमेंड हुआ, 21 में जोड़ दिया गया। 21 में जोड़ दिया जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, इसके जो स्टूडेंट होंगे, उनको फ्री एजुकेशन रहनी चाहिए, फ्री एजुकेशन उनके लिए रहनी चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान यहीं पे किए गए हैं, ठीक है। बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिला, अगले सवाल की हम बात करते हैं। बताइए, अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। बताओ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सभी राज्यों की विधान परिषद कराते हैं, भारत की संसद कराती है, सभी राज्यों की विधानसभाएं कराती हैं, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सवाल पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। आंसर जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है। बाबू, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में है, ठीक है। भारत का ये जो चुनाव है इसका आर्टिकल 66 में है, ठीक है। यदि इतनी वोट ना मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी, वोट ना मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी, ना मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी बॉन्ड हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो ऐसा कब संभव है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जमानत कब जब्त हो जाएगी, इसके बारे में मुझे ताबड़तोड़ तरीके से बता दो। बाबूजी, भारत का निर्वाचन आयोग ही इसका चुनाव कराता है, आर्टिकल 324 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि यही चुनाव कराएगा। वोट ना मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी, 1/6 वोट अगर नहीं मिली तो जमानत जब्त हो जाएगी, 1/6। यदि टोटल वोट का 1/6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.66% वोट नहीं मिली तो खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है, खेल खत्म, पैसा हजम, ये समझिए। अच्छा, एक बात और समझना बाबू, प्यार से, किससे, प्यार से, दिल, HEART, हर्ट वाली बात समझना, मेरी हर्ट वाली बात ये समझना कि यदि 1/6 वोट ना मिली तो जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है सर। दूसरी बात, ये भी क्लासिक बात होगी कि बाबू हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, इनके चुनावों में बाधा आ जाए तो कौन सॉल्व करेगा। मैंने क्या पूछा, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों की बाधाएं दूर कौन करता है, चुनावों की बाधा कौन दूर करेगा, बाधा कौन देखता है। मैटर हो गया तो कौन देखेगा, कौन देखता है। तो मुझे बताइए कि लेट्स सपोज कि कोई मैटर हो गया तो उस मैटर को कौन संभालेगा। मेरा गलत हो गया, अब है बहुत मारूंगा, क्या ध्यान नहीं दे रहा हूं सर जी, दिल्ली पोस्ट के पहले बैच में है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ा दो। अब से पहले किसने पढ़ाया था उसमें इकोनॉमिक्स, बताओ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट करेगा बेटा, आर्टिकल पूछा, आर्टिकल ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। आर्टिकल 71 आर्टिकल है, राहुल ने आंसर दिया है। राहुल, आज से तुम राहुल नहीं हो, आज से तुम ये समझ लीजिए कि आज से तुम RRB NTPC राहुल हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप ये मान लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए, कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी एंड मटेरियल, सामुदायिक भौतिक संसाधनों का अविस्तृत स्वामित्व, सामुदायिक भौतिक संसाधनों का, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बहुत ध्यान से समझ को पढ़ना, इसका हिंदी क्या है, इसका शोषण से युवाओं को बचाना, युवाओं को बचाना, ये है इसकी हिंदी, शोषण से युवाओं को बचाना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सही कार्य, ठीक है, या आजीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। पूछा है कि कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के द्वारा नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट प्रोवाइडेड बाई, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर इट्स सिटीजंस। बाबू, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत खराब है, इसके तो मतलब ये मान लो कि मैं पढ़ पा रहा हूं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि मैं इसको पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आप इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज है प्रदान नहीं की गई है। अगर हम बात करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज, ये पोर्शन इसमें हो सकता है, क्यों, क्योंकि सामुदायिक यूथ को बचाना, शोषण से युवाओं को बचाना, ये इसमें प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 39E में ये चीज बताई गई है, 39E में है ये, इक्वल वर्क 39E के बाद ये डी में है, और ये लाइवलीहुड 39A में है, ये स्मॉल ए, ये 39 के ए में हो जाएगा, ये 39 के ई में है, डी में है, लेकिन ये नहीं है, राइट, ये नहीं है, ए होगा इसका आंसर, है ना, याद रखना थोड़ा सा, क्या कर रखा है, खैर कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये भी ऐसे लिख रखा है, व्हाट डज आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड, ठीक है, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया है, ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। मुख्यमंत्री का चयन राज्य में जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बताइए, ये गड़बड़ है बाबा, ठीक है, गड़बड़ सिर्फ ये है इंग्लिश में गलत लिखा है, ठीक है, कर देंगे इसको सही। पूछे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राज्यपाल के द्वारा, जो आर्टिकल 164 में बताया गया है। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि
ये एक बात पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट है कि एक सीएम और सीएम की काउंसिल, सीएम और सीएम की काउंसिल ये सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी है बताएं, आर्टिकल भी बताएं, इसके बारे में पूरा बताएं। ठीक है, तो फटाफट बताइए। ठीक है, बिल्कुल अजीत जी, किताब अंडर पब्लिशन है जैसा कि मैंने बताया भी था। ठीक है, तो वो भेज भी दी गई है। दिस इज अ बुक जो आपके सभी चीजों को कंप्लीट करा देगी, तो ये आपको जल्दी देखने को मिल भी जाएगी मार्केट में। मेरठ में जरूर मिल जाएगी, मेरठ, दिल्ली, बिहार, आगरा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर हमने बात कर ली है, तो वहां पर पहुंच जाएगी। ये सामूहिक रूप से सीएम और इसकी काउंसिल सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? भैया ये विधान मंडल के लिए नहीं है, विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? विधानसभा के लिए। इसको बोला जाता है इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एलए, इसके लिए जिम्मेदार है। 164 के 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, 164 के 2 में आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी बातें। ठीक है, 164 के 2 में आपको ये बातें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सवाल आपके सामने है, इसका फटाफट से आंसर आप बताएंगे, इसका फटाफट से आप आंसर बताएंगे कि आंसर क्या है। हिंदी में ही आप इसको देखेंगे, सवाल को भी हिंदी में देख लेना। ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कब जोड़ी गई थी। तो संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, बिना परेशानी के मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं थी। लीजिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लीजिए ये अगला सवाल आपको यहां देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 45 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये रिलेटेड करता है चाइल्ड एजुकेशन से। ये अमेंड किया गया है, किसके थ्रू अमेंड किया गया है? आर्टिकल 45 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे चेंजेस लेकर आए गए हैं। तो आर्टिकल 45 में जो चेंज लाए गए हैं, तो वो भाई कौन से वाले संशोधन के माध्यम से लाए गए हैं? आर्टिकल 45 में चेंजेस, आर्टिकल 45 में चेंजेस किसके द्वारा लाए गए हैं? फटाफट से बताइए। सर इसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंजेस लाए गए थे, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपको देखने को मिला था, 2002 में आपको देखने को मिला था। इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की हम बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा 10वां शेड्यूल है वो कब जोड़ा गया था? इसके बारे में बताइए फटाफट से। 10वां शेड्यूल आपका कब जोड़ा गया था? इसके बारे में आप बताएं, इसके बारे में आप बताएं कि 10वां शेड्यूल आपका कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो 10वां शेड्यूल जोड़ा जाता है हमारे 52वें संविधान संशोधन से, 52वें संविधान संशोधन से, और ये हुआ है 1985 में। ये 1985 में आपको देखने को मिलेगा 52वां संविधान संशोधन। परफेक्टली आप इसके बारे में याद रखेंगे, राइट, परफेक्टली आप इसके बारे में याद रखेंगे। 217 की बात करते हैं, 11 नवंबर 2024 को 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर आपके कौन शामिल किए गए हैं? 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर कौन शामिल किए गए हैं ये बताइए। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। मैं फाइल चेंज करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन और करने के बाद वी विल चेंज द फाइल। ठीक है, हाँ मीटर खींचो बहुत तगड़े लेवल पे। 11 नवंबर 2024 में 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? ठीक है, फटाफट आंसर आप करेंगे। दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। स्पेलिंग गलत है यार इसमें बहुत सारी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। नहीं बाबू, डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है, 51वें पूछे हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत बेहतरीन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा रहा है, नेक्स्ट सवाल के बारे में आप मुझे बताएंगे। इसमें 218 जो क्वेश्चन है इसके बारे में बताइए कि राज्य विधान के मंडल चुनावों में निम्नलिखित में से कौन करवाता है? जो राज्य विधान मंडल के चुनाव होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं, कौन कराता है? स्टेट लेजिस्लेचर के जो चुनाव होते हैं इनको किसके द्वारा कराया जाता है? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने देखने को मिल जाएगा। बिना परेशानी के आप इसका आंसर मुझे दे देंगे। ठीक है, कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। तो कौन कराता है इन चुनावों को? कौन कराता है इन चुनावों को? फटाफट बताइए। तो जी इन चुनावों को कराने की जो जिम्मेदारी होती है, इन चुनावों को जो कराने की जिम्मेदारी होता है, कौन करवाता है इन चुनावों को? तो आपको याद रखना चाहिए, भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है, राज्य वाला नहीं कराता, भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव। क्यों? क्योंकि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो केवल और केवल कुछ सिलेक्टेड चुनाव ही करा रहा होता है, जो पंचायतीय स्तर पर कराए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने, इसके बारे में आप बताएंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन डिस्कस्ड इन। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं ये आपको बताना है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं? डीपीएसपी कहां बताए गए हैं? सर ये प्रियम्बल ओनली में, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अंदर, इन प्रियम्बल में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रियम्बल। देखो सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की जो चर्चा की गई है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की जो चर्चा की गई है ना बाबू, वो सारी की सारी चर्चा आपकी डीपीएसपी में भी है और प्रियम्बल में भी है। ठीक है, याद रखें। इस सवाल का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मंत्री परिषद का, ठीक है, भाग नहीं है? कौन से राज्य में, कौन सा इसमें से मंत्री परिषद का भाग नहीं है पूछा है? मंत्री परिषद का भाग क्या चीज नहीं है इसके बारे में पूछा है, फटाफट बताओ। ठीक है, मैं दूसरी फाइल में लगवा लेता हूं, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत है, क्योंकि ये फाइल में गलतियां बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकेंगे आप बस, फटाफट आप इसका आंसर कर देंगे, फटाफट आप इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फटाफट बताएं। फटाफट बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताएं फटाफट से। 360
नहीं मेजरली बात करें, देखो बाबू, अगर मैं बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि भाई हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। इनको बोलते हैं वो मंत्री परिषद, हम इनको बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो या तो आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, या तो आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ आपके आते हैं फिर राज्य मंत्री, फिर आपके आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, स्वतंत्र प्रभार आपको देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जैसे चलो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, स्वतंत्र प्रभार आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसमें इनको कई बार उपमंत्री भी बोल देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इनका मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, और कब से ये बात तय की गई थी, कब से ये बात तय की गई थी, ठीक है। जी हाँ, फटाफट इसका आंसर मुझे करें, ठीक है। मुझे एक सेकंड के लिए फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल में एरर्स थी, जो भी फाइल हम करा रहे थे उसमें बहुत सारी एरर्स थी, इसलिए इसको यहाँ पे नई फाइल से चेंज कर दिया गया है, ठीक है, नई फाइल से चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन की मार्किंग इसमें मुझे हाथ से करनी पड़ेगी, राइट। फटाफट बताइए, मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई भी स्टेटमेंट गलत बताया जाए, इसलिए मैंने फाइल को चेंज कर दिया। आप फटाफट आप आंसर करेंगे। देखो मिनिमम जो नंबर हो सकता है, जो क्वेश्चन था उसमें मिनिमम नंबर हो सकता है 12। 12 सदस्य जो है कैबिनेट में मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 15% तक हो सकता है, ठीक है, 15% तक हो सकता है, ठीक है। ये लीजिए, जो फाइल प्रीवियसली डली हुई थी वो गलत थी, उसमें इंग्लिश गलत लिखी हुई थी, अब उसको मैंने अपडेट कर दिया, ये सही और साफ सुथरी इंग्लिश है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे यहां पर बताइए, सवाल आपके सामने कि चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया एक गठबंधन जब कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में स्पष्ट नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, इसका जवाब आप फटाफट से देंगे तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आप ये बताएंगे क्या कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एज कोलिएशन, इसको गठबंधन सरकार कहा जाता है, कोलिएशन, ठीक है। क्या कहते हैं, कोलिएशन कहते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज के बारे में हाँ करना ना करना, राइट, ये कहलाता है। आज की डेट में जो चुनाव जीती है, 18वीं लोकसभा का चुनाव किसने जीता है, 18th लोकसभा का चुनाव किसने जीता है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो किसने जीता है, फटाफट बताओ। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है जो 2024 में हुआ था वो किसने जीता है, मुझे ये बताइए। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो किसने जीता है, मुझे ये बताओ। ये कोलिएशन होगा, इसमें नो डाउट ये कोलिएशन होगा, देयर इज नो डाउट। ये 221वां सवाल है आपका, नो डाउट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव किसने जीता है ये बताएं। देखो अगर मैं बात करूं 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो किसके द्वारा जीता गया, दैट इज भाई एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जीता गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा यह चुनाव जो है जीता गया है। लेकिन इसमें बीजेपी नहीं कह सकते आप, क्यों, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है और एनडीए एक दल है। बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी क्या है, एक पार्टी है, और एनडीए क्या है, एक दल है। एक दल में एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं, एक दल में एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं, राइट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल आपका हो जाएगा सवाल नंबर 221, 222। आप बताएं मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है। तो मनी बिल के बारे में पूछा है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल पूछा है, तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आप मुझे बताएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसी वजह से मैं इस पर पोल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसके पोल के बारे में भी आप जवाब देंगे, पोल के बारे में भी आप जवाब देंगे। यहाँ पर फटाफट से बताइए कि पोल भी इसका क्या कहेगा, फटाफट बताएं। पोल आपके सामने है, अब बताएं कि भाई मनी बिल को परिभाषित कीजिए कि संविधान में से किस अनुच्छेद में मनी बिल बताया गया है। तो मनी 128 में क्या दिया गया है, 128 में बताइए। 128 में बताया गया है कि जो रिटायर्ड जज है, जो रिटायर्ड जज है, जो सेवानिवृत्त जज है, जो सेवानिवृत्त जज है, सेवानिवृत्त जज, कई बार देखने को मिलेगा कि जो रिटायर्ड जज है वही एडहॉक बना दिया, उसको तदर्थ न्यायाधीश बना दिया गया, उसको तदर्थ न्यायाधीश बना दिया गया, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 128 में यही बात लिखी हुई है, राइट। 110 में इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की गई है। 117 में आपको देखने को मिल सकते हैं वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल देखने को मिल सकते हैं, वित्तीय विधेयक देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल बिल्स देखने को मिल सकते हैं, फाइनेंशियल बिल्स देखने को मिल सकते हैं। इनको बोलते हैं एडहॉक जज बोलते हैं, इनको एडहॉक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिटायर्ड जज। तो रिटायर्ड जज एडहॉक की जगह ले सकते हैं। अब 107 में बताया गया ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स की बात की गई है, यानी साधारण बिलों की बात की गई है, राइट। दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आप लोगों ने जो आंसर किया 77% लोगों ने इतना अच्छा आंसर किया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, आगे बढ़ो। ये लीजिए सवाल, कोई मंत्री जो किसी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं है, कितने समय के बाद उसकी सभी सदस्यताएं और पात्रताएं रद्द कर दी जाएंगी। ये आपका कहां पर लिखा गया है, उसकी सभी सदस्यताएं और पात्रताएं रद्द कर दी जाएंगी। यह आर्टिकल 75 के 5 में लिखा हुआ है, 75 के 5 में लिखा हुआ है। तो फटाफट इसके बारे में चर्चा करके बता दीजिए, ठीक है। 75 के 5 में क्या लिखा हुआ है, इसका सही आंसर होगा 6 माह। 6 माह के पश्चात वह सदन का किसी भी मतलब पोर्शन का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। 6 महीने करेक्ट आंसर होगा। 6 मंथ, इसमें 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ इसका अंदर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा मेरे भाई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन से नंबर का सवाल है, 21, 22, 23, 24वें नंबर का है, 224, 224वें नंबर का सवाल है। मुझे काउंटिंग आज खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो फाइल चेंज करनी पड़ी है, मुझे मजबूरी में चेंज किया है। पोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पोल है, इस वाले क्वेश्चन पे पोल नहीं है, अगले क्वेश्चन पे पोल है, इसका आप नॉर्मली जवाब दीजिए। बताइए त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, मैंने ये पूछा है। त्यागपत्र वो किसको सौंप सकता है, इसकी जो जिक्र है वो कहां किया गया सर जी, आर्टिकल अगर आपको याद हो, जो आर्टिकल 94 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 94 की अगर हम बात करें, इसी के अंदर से त्यागपत्र की बातें कही गई है। वैसे तो लोकसभा का अध्यक्ष एंड इसका उपाध्यक्ष प्लस इसका उपाध्यक्ष, इन दोनों का जो चर्चा किया जाता है वह आर्टिकल 93 में किया जाता है, बट इनकी रिजाइन वगैरह की बातें 94 में की जाती है, ठीक है। तो यह उपाध्यक्ष को, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना पत्र सौंपता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है जी। वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं 225वें सवाल की तरफ। आप मुझे बताइए कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। अगर कोई जज है
वो किसी हाई कोर्ट में काम करता है, उसको हाई कोर्ट से एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो ये कहां से भेजा जा सकता है, यह चर्चा कहां की गई है, इसके लिए पोल आपके सामने है, आंसर कीजिए। देखो भाई सीधी बात यह है कि यहां पर कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक आर्टिकल 220 भी है, आर्टिकल 220 कहता है कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, कि भाई कोई अगर रिटायर्ड जज होगा, कहां का, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, तो वह हाई कोर्ट के अलावा अन्य कहीं, हाई कोर्ट के अलावा अन्य कहीं कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता जो विधिक हो। अन्य कहीं विधिक कार्य नहीं कर सकता, विधिक कार्य यानी जज मतलब वो लॉयर नहीं बन सकता, अन्य कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं दलील पेश नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि भाई ट्रांसफर की भी बात बता दो, वो आर्टिकल 221 में ट्रांसफर कैसे हो सकता है, 222 में ट्रांसफर करा सकता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनके बारे में ज्यादातर जो प्रावधान है वो कौन कराता है, हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट है वो करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 58% लोगों ने चुना था। लीजिए अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, सवाल नंबर 226। किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले क्वेश्चन मार्क के समक्ष अपनी शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो जो ओथ ली जाती है एक राज्यपाल के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, ये कौन लेता है, ठीक है चलिए ठीक है चलिए, हाँ जी, लास्ट क्लास में अच्छे सवाल थे बाबू, इसमें आगे और अच्छे सवाल हैं, टेंशन मत लो, आगे सवाल और अच्छे हैं, हार्ड भी हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए, तो इसमें जैसे मेजरली लोग गलती कर देंगे, ठीक है, इसमें मेजरली लोग गलती कर देंगे, कैसे कर देंगे, देखो अगर मैं बात करूं वह शपथ कहां लेता है, इसके लिए मुझे आर्टिकल आप बताइए, आर्टिकल बताइए। ये सवाल आपको पता होगा नो डाउट, आंसर इसका आप जानते होंगे, ठीक है, आंसर इसका आप जानते होंगे, करेक्ट आंसर इसमें मेजरली लोग राष्ट्रपति बता रहे हैं, शाबाश, ये होती है बातें, बट गलत है। वो हाई कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेता है। आर्टिकल कौन सा है इसमें, ठीक है, आर्टिकल आपको कौन सा देखने को मिलता है, सर जी आर्टिकल आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 159, आर्टिकल 159 में इसका चर्चा की जा रही है, आर्टिकल 159 में इसकी चर्चा की जा रही होती है। शाबाश, फटाफट बताइए, बताइए समझ में, ठीक है ठीक है। बीशल ये लो बाबू, 227 सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, 227 की हमें जवाब दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी की सजा को क्षमा, राहत या कम करने की शक्ति है। भारत में पूछा है अंडर द बाउंड्री ऑफ इंडिया, अंडर द बाउंड्री ऑफ इंडिया किसको क्षमा करने की यहां पर शक्ति प्राप्त है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट से इसके बारे में मुझे बताइए, 227 सवाल के बारे में फटाफट बताएं। क्या वह प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, क्या वो अटॉर्नी जनरल है, क्या वो प्रेसिडेंट है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो बहुत ध्यान से समझना। अगर यहां पे होता राज्य, राज्य में किसके पास शक्ति है, तो वो होता गवर्नर, परंतु इसमें पूछा भारत में, तो भारत का मतलब होगा प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो किसी को भी क्षमा कर दे ना करे। आर्टिकल 72 में ये बात है, कहां बताई गई, वो आर्टिकल 72 में ये बात बताई गई है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 228वां सवाल। आप मुझे बताइए अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री होते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका हर एक बच्चा सही जवाब दे, ठीक है, हर एक बच्चा इसका सही जवाब दे। अंतरराज्य परिषद, अब देखो सर आपने अंतरराज्य परिषद बता रखा है, इसके बारे में मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए, ठीक है, वही मैजिकल 3 शब्द आप कह दीजिए, वो जो 3 जादुई शब्द होते हैं वो आप कह दीजिए। देखो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में मुझे बताइए, यह कब, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताएं। दूसरा आप मुझे बताएंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। इसके लिए कितनी समितियां आई थी, इसके लिए कुछ समिति आई थी, वो समिति का भी चर्चा मेरे सामने कर दीजिए। किस किस कमेटी के द्वारा इसको बताया गया है या इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, सब बताओ। मेंबर्स तो होते हैं मेरे भाई 6, ये तो हुआ पहला सवाल सही। मेंबर्स कितने होते हैं बाबू, मेंबर्स तो आपको देखने को मिलते हैं 6 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। अब 4 आप सवाल आपके सामने मैंने पूछे, आर्टिकल इसमें आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, आर्टिकल इसमें आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए बिना किसी परेशानी के, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, बताइए। देखो अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना, आर्टिकल है 263, अध्यक्ष होता है इसका पीएम। पहला कौन था और वर्तमान कौन है, पहला कौन था, दैट वाज वीपी सिंह। वर्तमान कौन है, दैट इज मोदी जी। वर्तमान में कौन आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज मोदी, ठीक है, नमो लिख देता हूं, नरेंद्र मोदी जी हैं। स्थापना होती है 1990 में। समिति कितनी बनी थी, 3 बनी थी। पहली बनी थी राजमन्नार बनी थी। दूसरी बनी थी जो आपको एक समिति देखने को मिलती है आर.जे. सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, आर.एस. सरकारिया समिति बनी थी, सरकारिया। और तीसरी बनी थी पुंछी कमेटी, पुंछी कमेटी भी आपको देखने को मिली है, पुंछी समिति। कब कब बनी है पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन है पूछ लिया जाता है। राजमन्नार समिति को पीवी राजमन्नार बोलते हैं, राजमन्नार समिति, पीवी राजमन्नार समिति क्योंकि इसके अध्यक्ष है। ये 1969 में बनी है। आर.एस. सरकारी समिति 1983 में बनी है और पुंछी समिति 2007 में बनी है, ठीक है। इन सबके हेड कौन है, पीवी राजमन्नार, रणजीत सिंह सरकारिया एंड मदन मोहन पुंछी। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ेगा। ये लीजिए 229वां सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो ये है आसान सवाल, दिस इज आम जिंदगी, लेकिन मैं आपको मेंटोस में लेके चलता हूं। इस सवाल का जवाब तो आप मुझे दे ही दीजिए, और इसके लिए अगर आप चाहें तो आपके लिए पोल भी आ सकता है, जो कि ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मुझे बताएं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है। आर्टिकल आप मुझे बताइए, आर्टिकल कौन सा यूज होता है। करेक्ट आंसर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। करेक्ट आंसर होगा सर जिसके अंदर कि भाई प्रेसिडेंट, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन अब मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट सलाह किससे लेता है, प्रेसिडेंट सलाह किससे लेता है, सलाह किससे लेता है। जिससे भी सलाह लेता है उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, कौन व्यक्ति उसमें होते हैं, आर्टिकल कौन सा है, इस सवाल मैंने पूछे। नीचे लोगों ने पोल को, मतलब पोल की बॉडी टाइट कर दिया लोगों ने, करेक्ट आंसर दे देके, ठीक है, जलवा है आप लोगों का। अब फटाफट बताइए, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है सर। पीएम से, पीएम अपॉइंट नहीं करता। आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 124 का दूसरा क्लॉज। सलाह कौन देता है, कॉलेजियम, कॉलेजियम इसमें सलाह देती है। अक्षय कुमार रॉय का सही जवाब है, कॉलेजियम इसमें सलाह देती है। कौन बाबू, कॉलेजियम इसमें सलाह देती है, कॉलेजियम, कॉलेजियम, कॉलेजियम इसमें सलाह देती है। अब कॉलेजियम क्या है, दिस इज ग्रुप ऑफ 5 जजेस। ये 5 जजों का समूह है, 5 जजों का समूह, 5 जजों का समूह होता है।
ये सुझाव देता है। और ये जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं। स्थापना होती है 1993 में, लेकिन कोलेजियम को आंशिक तौर पर खत्म कर दिया गया था 2014 में। अब एक और सवाल बताइएगा, एनजेएसी इसका मतलब क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, अपॉइंटमेंट काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति परिषद कब बनी थी? नियुक्ति परिषद कब बनी थी? इसने कॉलेजियम की जगह ले ली थी कुछ समय के लिए। फटाफट बताओ। ये सवाल देखो, अब तुम्हें ये सवाल आसान लग रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं कि मैं इन सवालों को करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैं पैरेलली आपसे कुछ पूछ रहा हूं वो आप बता पाए। ये सवाल तो ज्यादातर लोगों ने करा रखे हैं, इससे आंसर नहीं बनते भाई, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते इनसे। ये वो क्षमताएं हैं जो मुझे प्राप्त है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वास्तविकता में यही ज्ञान है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताऊं आंसर क्या होगा। सर ये बना था रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस। जी हाँ, ये जजों की नियुक्ति करता था। और ये कब बना था? सर 99वां संविधान संशोधन हुआ था, 99 संशोधन कब हुआ था बाबू जी? 99वां संविधान संशोधन हुआ था सर 2014 में। ये जरूरी है, आप याद रखें। ठीक है सर जी, बेहतरीन। ठीक है, अब यहां पे एक बात और याद रखना, लेकिन ये रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया गया? अक्टूबर 2015 में। क्यों? क्योंकि यह अनमैनर्ड था। क्यों? इसके अंदर 6 सदस्य थे बाबू। इसमें सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। इसमें 3 तो हो रहे थे जज और 3 हो रहे थे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट लोग हो रहे थे। कैबिनेट के अंदर पीएम भी शामिल था। अब क्योंकि जुडिशियरी में एग्जीक्यूटिव नहीं आ सकती, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया, फेल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल आप बताइए। बेहतरीन ढंग से आपके सामने एक लाजवाब सवाल आ रहा है। लाजवाब सवाल का जवाब भी लाजवाब होना चाहिए। बताइए, सत्र के 17 की शक्ति किसके पास होती है? ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने है। पोल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आंसर कीजिए पोल के माध्यम से। बहुत जोर का सवाल है। सत्र का 17, वो भी सदन के सत्र का 17 की शक्तियां 2 अलग अलग प्रकार से दी गई हैं। अब देखो, संसद पता है आपको, एक संसद पता है आपको, संसद है। ठीक है, संसद पता है आपको, पार्लियामेंट पता है, और एक आपको विधान मंडल पता है। विधान मंडल भी आपको पता है, विधान मंडल आपको देखने को मिलता है। अब बाबू एक बात बताओ सर, इंग्लिश में लिख दो बाबू, ये तो होता है पार्लियामेंट। ये क्या होता है? ये तो होता है पार्लियामेंट। ठीक है सर जी, और इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। अब इन दोनों में ही मीटिंग्स लगती हैं, इन दोनों में सेशंस लगते हैं। सेशंस होते हैं बाबू 3। सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र आपको सेशंस देखने को मिलते हैं 3। एक होता है सर बजट सेशन होता है, फरवरी से स्टार्ट होकर मई तक जाता है। बजट के बाद आता है आपका बजट सेशन के बाद आपको देखने को मिलता है मॉनसून, जुलाई से सितंबर तक चलता है मॉनसून कहां से कहां तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक चल रहा होता है, सेप्ट तक। उसके बाद आपको देखने को मिलता है बजट, मॉनसून, एंड आपको देखने को मिलता है विंटर आपको देखने को कहां से कहां तक मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अब इसमें इन सबको इनवाइट करने की जो क्षमता होती है कि भाई संसद के अंदर है, तो संसद में अगर आप सेंटर लेवल पर करेंगे तो यहां है, स्टेट लेवल पर करेंगे तो आप यहां है। अगर आप सेंटर के अंदर बुलाएंगे तो अगर इसमें प्रोरोगेशन की बात आएगी, इनवाइट की बात आएगी। अगर प्रोरोगेशन की बात आएगी, सत्रवशान की बात है, या आहूत करने की बात है, आहूत का मतलब होता है इनवाइट की बात है। तो ये दोनों ही चीजें किसके पास है बाबू? ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं, इसमें बाबू सत्रवशान की बात है या आहूत की बात है, ये गवर्नर के पास होती है। आहूत की बात है, ये किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। लेकिन स्थगित करने की अगर बात आ जाए, स्थगित कौन कर सकता है? स्थगित तो वो कौन होगा? स्पीकर होगा, लोकसभा का या विधानसभा का। अब यहां जैसे मैंने सवाल पूछा है कि सत्र की सत्रवशान की शक्ति किसके पास है, तो कुछ बताया नहीं, तो हम पार्लियामेंट मानेंगे, प्रेसिडेंट टिक करेंगे। अब बाबू स्पीकर क्यों नहीं है? क्योंकि यह केवल स्थगित कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, ना कि प्रोरोगेट। ठीक है, इतने सारे बच्चों का गलत था, 32% बच्चे गलत थे इसमें। ठीक है, बात समझ में? बहुत बढ़िया। मीनाक्षी कोहली का सही था, बहुत बढ़िया कोहली। सवाल बताइए कि आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? बताओ। ठीक है, आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या? एक मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलता है, इनका कर्तव्य आपको क्या देखने को मिलता है? इनके बारे में बताइए। तो ये सवाल हो जाएगा आपका 231, 231 सवाल है। फटाफट बताओ 231 सवाल है, फटाफट आप बता दीजिए बिना परेशानी के आप मुझे बता दें कि क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। इसका बताइए, आर्टिकल 167 के तहत उल्लेखित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन करता है, ये तो गवर्नर करता है बाबू, ये राज्यपाल का काम है। विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्ति करता है, ये सभा सदस्यों का काम है। महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये काम किसका है? गवर्नर का काम है। फिर से तो बचा क्या? ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य व उद्देश्य किस आर्टिकल में लिखे हैं? मैंने पूछा प्रधानमंत्री जो होगा हमारे, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य व उद्देश्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य प्लस उद्देश्य किस आर्टिकल में लिखे हैं? यानी प्रधानमंत्री की पावर व ड्यूटीज किस आर्टिकल में लिखे हैं, ये आप बताइए। पीएम की पावर्स और पीएम की ड्यूटीज किस आर्टिकल में लिखे हैं, ये मुझे बता दीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से कि क्या इसका सही जवाब होगा। लल्ला सही जवाब बता दो। ये लिखा हुआ है बाबू आर्टिकल 78 में। अगर मैं आर्टिकल 78 में 89 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 167। तो ये भी एक ट्रिक काम करती है, 89 ट्रिक काम करती है यहाँ पर, 89 ट्रिक, इसको बोलते हैं 89 ट्रिक। ठीक है, चलो चाहे तो आप 89 ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल 232वां, फटाफट बताओ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? बहुत आसान सवाल है आपके लिए। इसके लिए पोल भी भेजा जा रहा है, पोल के माध्यम से आंसर कीजिए, पोल के माध्यम से आप आंसर कर दीजिए। लाइव आने का ये फायदा आपके लिए हमेशा रहेगा। ये लीजिए,
आपको पता लगता रहेगा कि आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है। ठीक है, लाइक बराबर बजी रहनी चाहिए क्लास के अंदर, एक तरफा लाइक होनी चाहिए, माहौल पूरा वेवी बना दीजिए। सवाल मैंने पूछा कि निर्वाचन मंडल के सदस्य किसके द्वारा जो चुने जा रहे होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जो, दरअसल उसमें शामिल जो लोग होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हैं। ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ। बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बेहतरीन जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। 73% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, 73% लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ो, 233 सवाल पूछा जा रहा है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये कुछ लाभ लेता है, मतलब जो रिटायर हो जाता है तो ये कुछ लाभ लेता है। तो उन लाभों के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन से लाभ इनके द्वारा लिए जा रहे होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके सामने पोल है, पोल में आंसर करिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। देखो भाई, अगर भारत के पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार हैं, 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, तब होंगे, ठीक है, जब वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उनको 5 लोग मिलते हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, उनको 5 लोग मिलते हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। ठीक है, वह भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की मुफ्त यात्रा का हकदार है, एक व्यक्ति के साथ रेल, हवाई या स्टीमर के द्वारा। यानी भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वो कहीं पर भी घूम सकता है, उनसे कोई किराया नहीं मांगेगा, भले ही फ्लाइट ही क्यों ना हो। अगर सही बताऊं ना बात, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी, तीनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई एक नहीं है, बल्कि सारे ही विकल्प सही हैं। बहुत कम ही बच्चे इसका आंसर कर पाए, बहुत कम ही बच्चे आंसर कर पाए और वो भी गलत कर पाए। इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो 11% छात्रों ने दिया है, ओनली 11% लोगों ने इसका जवाब दिया था। याद रखना। अब सोच लीजिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए अगला सवाल, 234वां सवाल बताएं, राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते व उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत में कहां पर भारित होते हैं। अगर प्रेसिडेंट की सैलरी की बात करें तो प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है वो कहां से दी जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो कहां से दी जाती है, ये मैंने पूछा है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, प्रेसिडेंट की सैलरी कहां से दी जाती है। प्रेसिडेंट हो या कोई और व्यक्ति हो जो हमारी पूरी कार्यकारी के अंतर्गत कहीं का भी हिस्सा है, तो उसके बारे में पूछा है। तो अब बताइए कि कौन भैया कहां से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर सैलरी की ही बात करूंगा, वो सैलरी पे की जाएगी कहां से, आपकी कंसोलिडेटेड फंड से। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि। क्या बाबू, संचित निधि से पैसे दिए जाएंगे, संचित निधि। अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ संचित निधि देगा, हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड भी लिख के दे दे। सी आंसर होगा इसका, फिर गलती कर रहे हैं आप। अकस्मात निधि क्यों होगा, ये इमरजेंसी में खर्च होता है पैसा, ये पैसा इमरजेंसी में खर्च होता है, इमरजेंसी में खर्च होता है ये, ठीक है, इसमें खर्च होता है, इमरजेंसी में आपको खर्च होता देखने को मिल जाता है। राइट, वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर होगा। ये होती है बातें। 235 सवाल, भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, एक अच्छा सवाल आपके सामने है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल क्या होगा, 76 होगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है ये मैंने पूछा है, फटाफट बताओ। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। तो रागिनी की बात कर रहा था आज मैं क्लास की स्टार्टिंग में, तो रागिनी का अपना एक अलग मजा है, वो पढ़ी लिखी से राजकुमार ही राइट, इस तरीके से भी है। काफी फेमस रागिनी है, मुजफ्फरनगर के पास की है ये। ठीक है, 2003 के समथिंग की रागिनी है ये, अलग ही था जी। ठीक है, अब मुझे बताइए भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति की जाती है इसके बारे में आप याद रखना, ये प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। ये कौन करता है बाबू, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये लीजिए अगला सवाल, कौन से नंबर का है भाइयों, 235 236 से, ये लो बताइए। 236, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए हैं, बताओ फटाफट से। ठीक है, इसके बारे में मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव चाहने वाले उम्मीदवार को कितनी राशि जमा करनी होती है। जमानत जब्त कब होगी ये भी बताना है आपको, जमानत जब्त कब होगी उपराष्ट्रपति के केस में ये भी बताइए। दूसरा, उपराष्ट्रपति के केस में मुझे बताइए प्रस्तावक कितने चाहिए, प्रस्तावक, अनुमोदक कितने चाहिए ये भी मुझे बताइए। प्रस्तावक और अनुमोदक भी मुझे बताइए कितने कितने चाहिए, फटाफट बताइए। प्रस्तावक कितने चाहिए, अनुमोदक कितने चाहिए। 15,000 रुपया ये लीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर। जमानत जब्त कब होगी, 1/6 वोट प्राप्त ना करने पर। मिनिमम वोट आपको चाहिए 1/6, अगर आप इससे कम रह गए तो जमानत जब्त हो जाएगी। प्रस्तावक भी 20 चाहिए, इंट्रोड्यूसर भी 20 चाहिए और एक्सेप्टर भी 20 चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों के दोनों 20-20 चाहिए, 50-50 प्रेसिडेंट में चाहिए होते हैं। राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन होता तो वहां पर प्रस्तावक कितने चाहिए होते हैं, 50, अनुमोदक कितने चाहिए होते हैं, 50। तो ये थोड़ा सा माइटरवा देखने को मिला था, बाकी मजा बनी। 237 सवाल, जवाब दो ना। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितने दिन भीतर किया जाना चाहिए। अगला उपराष्ट्रपति चुना जाना है उससे पहले जो है, मतलब नया जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है इसका टेन्योर खत्म होने के कितने समय पहले मैटर हो जाना चाहिए। तो थोड़ा इंग्लिश में लिखिए। Yeah, I'll definitely make it in English as well. Yeah, definitely. Yeah. Boys played well. Yeah, definitely. We have the momentum. We gave them momentum. Definitely. Boys played well. हाँ भाई चलो ठीक है, इंग्लिश में हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए। राइट, कितने दिन पहले, 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि आपके गाँव में प्रधान तो जानते हो, आपके गाँव में प्रधान होगा कोई, प्रधान जी तो होंगे आपके गाँव में, प्रधान जी तो आपके गांव में होंगे। तो प्रधान का जो चुनाव है प्रधान का चुनाव है, यह नए प्रधान से, मतलब ये कार्यकाल समाप्ति से कितना पहले करा लेना चाहिए, कार्यकाल समाप्ति से कितना पहले हो जाना चाहिए, कितना पहले होना चाहिए, पहले हो जाए, ये मुझे बताइए। देखो होता क्या है कि इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत प्रधान मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर इतने मतलब डैश मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर।
यानी अपना कार्यकाल वो समाप्त कर रहा है, उससे पहले उसको चुनाव कर लेना होगा। ठीक है, चलिए सर मामा प्रधान है हमारा, शीतल का कहना है कि शीतल के मामा प्रधान है। अब बताइए शीतल का भय है भाई क्लास में शीतल का। ठीक है, अब मुझे बताइए शीतल पता है कौन है ये शीतल? तुम नहीं जानते? चुप चुप की मूवी देखी आपने? हाँ देखिए ना, चुप चुप की मूवी, हाँ उसमें शीतल याद है? वो शीतल था चाहिए जिनके उनके जो मामा है वो प्रधान है। नहीं जानते अब शीतल को, गलत बात है। खैर अब यहाँ समझिए कार्यकाल समाप्ति से कितना पहले जो है होना चाहिए, तो 6 माह। तो इस आर्टिकल में लिखी है एक बात सर, यह बात लिखी है आर्टिकल 243 ई में लिखी हुई है, क्योंकि 243 ई में ही पंचायत कार्यकाल का उल्लेख होता है। यहीं पर पंचायत कार्यकाल का उल्लेख होता है, याद रखना, पंचायत कार्यकाल का उल्लेख वहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। मुझे बताया निम्नलिखित में से किसे 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? मोरारजी देसाई की जगह 1979 में किसके द्वारा जगह ली गई है? ठीक है सर, अपनी चाचा बताएंगे, नहीं हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें जवाब देंगे। आपके सामने पोल देखने को मिल रहा है, ठीक है, पोल देखने को मिल रहा है, ये लीजिए पोल, बताइए फटाफट से। ठीक है, पढ़ाइए फटाफट से, पोल में आंसर कीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है चलो ठीक है। अब यहाँ समझिए 1979 में किसको चुना गया था? सो दैट वाज बेसिकली चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी थे जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। चरण सिंह जी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चरण सिंह जी आपने 1979 से 1980 तक रहे थे, कभी भी लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए, लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री कौन है जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे? दरअसल भारत के इस प्रधानमंत्री यानी कौन सी बात कर रहे हैं, मोरारजी देसाई, जब ये भारत के पीएम बने थे, जब भारत के पीएम बने थे 1977 से 79 के बीच में, तो भाई हुआ क्या था कि इनके 2 डेप्यूटी पीएम बने थे। 2 डेप्यूटी पीएम इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। डेप्यूटी पीएम आपको देखने को मिल जाएंगे 2 डेप्यूटी पीएम। कौन कौन आपको देखने को मिलते थे? एक तो चरण सिंह देखने को मिलते थे और जगजीवन राम। कौन कौन? जगजीवन आपको देखने को मिल जाते थे, जगजीवन एंड चरण सिंह। चरण सिंह जी और जगजीवन राम जी देखने को मिल जाते थे। बाद में चरण सिंह जी ने इनको रिप्लेस किया था। करेक्ट आंसर आपको इस प्रकार से याद रखना है। 60% बच्चे सही की तरफ गए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? सर क्या ऐसे मामूली सवाल भी आते हैं? नहीं, मामूली तो वो बिल्कुल रहा ही नहीं जिसको हमने अपनी क्लास में शामिल कर लिया। ठीक है, याद रखना। ठीक है चलिए नहीं शीतल ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका नाम इतना अच्छा है कि पूरी क्लास जो है आपकी वजह से चिल है, कि आप में शीतलता है। ठीक है चलिए, अच्छा लगा मुझे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा। वीवी गिरी कौन है जी? वीवी गिरी ये मैं बताऊं 1969 में राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति मतलब उसके इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये द्वितीय चरण की मतगणना में जीतने वाले द प्रेसिडेंट दैट वॉन इन सेकंड टाइम काउंटिंग देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश से हटाया जाता है? अब बात की जा रही है रिमूव कौन कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को रिमूव कौन कर सकता है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और इतना बेहतरीन सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, इतना बेहतरीन सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ, फटाफट बताइए किसके ऑर्डर्स पर इनको हटाया जा सकता है? किसके ऑर्डर्स पर इनको हटाया जा सकता है? बेहतरीन ढंग से आपके सामने पोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट आप आंसर कीजिए कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ताकि आपको पता रहे। कौन से नंबर का सवाल है बाबू? ये नंबर की बात करूं, ये है 37, 38, 39, 40, 240वां सवाल है, 240वां सवाल है। फटाफट बताइए, 240वां सवाल आपको देखने को मिल रहा है। देखो इसमें ना मेजरली लोग चुन लेंगे कि सर जी ये होगा आपका गवर्नर, मेजरली लोग गवर्नर इसमें चुन लेंगे, जैसा कि चुन भी रहे हैं। कमेंटों में ज्यादातर 58% जो लोग हैं वो गवर्नर चुना है, 58% नहीं, प्रेसिडेंट चुना है 58%। गवर्नर कितने लोगों ने चुना? 33% लोगों ने गवर्नर चुना है, 53% लोग कहते हैं गवर्नर है, 58% लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति है। तो जनता की मांग की वजह से मैं क्या करता हूं, राष्ट्रपति पर टिक करूंगा, क्योंकि जनता ऐसा चाहती है, और जनता गलत नहीं होती, जनता हमेशा जनार्दन होती है, और जनता ने जो यहां पर चुना वो सही चुना। परंतु गवर्नर क्यों नहीं हुआ? गवर्नर केवल नियुक्ति कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। गवर्नर को जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 316 के अनुसार अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की हैं। ये अपॉइंटमेंट कर सकता है, ये अपॉइंटमेंट कर सकता है एसपीएससी ऑफिसर का, एसपीएससी का मतलब स्टेट पीएससी ऑफिसर का, ये केवल अपॉइंटमेंट कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 241वां सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट? भारत के महालेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? भारत के कैग के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है, कैग के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है, इनके बारे में आप चर्चा कीजिएगा। कैग के बारे में पूछा जा रहा है, इनके बारे में आप चर्चा कीजिएगा। फटाफट से बताइए, बेहतरीन ढंग से बताइए, फटाफट बताइए। देखो अगर हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत आपको चीजें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये आर्टिकल 148 में बताई गई बातें हैं। आर्टिकल 148 में इनको बताया गया, आर्टिकल 148 से लेकर 151 में इनकी चर्चा की गई है। दैट इज वेरी गुड। ठीक है, 241 के बाद 242 की बात करेंगे। 242 की बात, भारत में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पूछा जा रहा है कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय हूम? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? बाबू इसके लिए चर्चा है आर्टिकल 243 के में, 243 ZA में, 243 ZA में भी चर्चा है। ZA में कैसे होगी? ये नगर पंचायत के लिए, ये आपका ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए है, और ये आपका नगर पंचायत के लिए, ये आपका नगर पंचायत के लिए है। अब बताइए फटाफट से, ग्राम पंचायत एंड नगर पंचायत में क्या क्या बातें होंगी, कैसे कैसे बातें होंगी, बताइए ना। ठीक है चलो आंसर बताओ। देखो बाबू, राज्य चुनाव आयोग की जो जानकारी है उसके अनुसार गवर्नर ही उसको अपॉइंट करता है, यानी राज्यपाल ही उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, और इस प्रकार से चर्चा आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल याद होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नर बिल्कुल। हम 243 सवाल बताइए, भारत के वित्त आयोग को किसकी सिफारिश करने की आवश्यकता होती है? भारत का वित्त आयोग किसको सिफारिश करता है?
भारत का जो वित्त आयोग होता है यह किसको सिफारिश करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए, वित्त आयोग किसको सिफारिश करता है? भारत का वित्त आयोग किसको सिफारिश करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पोल आपके सामने फेंक के मारा गया है, फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। पोल आपके सामने है, ठीक है, चलो फटाफट बताओ। अगर मैं बात करूं यहां पर, यह सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बताई गई है, आर्टिकल 281 की बातें कही गई है। आर्टिकल 281 में ही बताया गया कि सिफारिशें कैसे होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश करता है। इसके बाद ही बातें आगे बढ़ पाती हैं। भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको संसद में पेश करेगा, संसद में पेश करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शाबाश। 244वां आप सवाल बताएंगे। 244वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका मतलब क्या है? संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से किसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर अभी के अभी आप सभी लाइक करते थे, जो क्लास में उपस्थित बच्चे हैं, तो भौकाल तो इसी से मच जाएगा। फटाफट बताओ, भौकाल तो इसी से मच जाएगा। जो बच्चे क्लास में उपस्थित है यही लाइक कर दें, क्योंकि आप मेरे लिए बहुमूल्य हैं, बहुमूल्य। फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर की बात करता हूं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको देखने को मिलता है, ये 1993 में स्थापित हुआ था। क्या संविधान में है? नहीं सर, यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये केवल और केवल एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? ये केवल और केवल एक वैधानिक निकाय है, केवल और केवल एक वैधानिक निकाय है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन आपकी अगर हम बात करें, वित्त आयोग का जिक्र भी संविधान में किया गया 280 में। राज्य लोक सेवा आयोग का भी आर्टिकल 316 में। अनुसूचित जाति आयोग का भी किया गया, अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र भी किया गया। जाति जनजाति इनका जिक्र भी किया जाता है बाबू। तो जाति आयोग के बारे में अगर मैं बात बताऊं, यह जाति है, जाति है 338 में किया गया। इसका जिक्र नहीं है, वैधानिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट। नहीं बाबू, 1990 में एक्ट नहीं आया था, एक्ट भी इसका तभी आया था। जो 1990 में एक्ट आया वो वुमेन कमीशन के लिए आया। 1990 में एक्ट आया था नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग बना कब था? 1992 में बना था। फिर एक्ट 1990 में आया था। कुछ इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 245 बताइए, किस वर्ष में भारत का चुनाव आयोग पहली बार इतिहास में त्रिसदस्य हो गया था? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। विशल दास के कहने पर इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। सवाल बहुत जोर का है, सवाल बहुत जोर का है। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बहुत जोर का सवाल है, मैंने आपसे पूछा, करेक्ट आंसर का मुझे बताएं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिखा जाएगा इस बार। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम द 3-member बॉडी? तब ये 3-member बॉडी बेसिकली हो गया था। नाउ लेट आई टेल यू, दैट वाज द ईयर 1989 व्हेन द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट पास ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट पास ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। क्या अध्यादेश राष्ट्रपति ने पारित किया था? अब राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो ये है आर्टिकल आपका 123, जिसके अंदर ये बात कही गई है। तो ये आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जा रहा होता है। ये 245 क्वेश्चन था, लेकिन स्थायी तौर पर 3 सदस्य कब बना था? स्थायी तौर पर 1993। परमानेंट कब बना था? 1993। आज की डेट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज की डेट में कौन है बताइए? आज की डेट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे वर्तमान में? आज की डेट में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार, ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अन्य कौन है जी? राजीव कुमार और एस एस संधू। एस एस संधू, राजीव कुमार, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 246, भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक जो होते हैं, इनकी मेंबर बॉडी कैसी होती है? वर्तमान में कौन है ये भी आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। कैग जो है वर्तमान में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है बताइए? वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं? पहले नंबर पर तो वी नरहरि राव थे, बट वर्तमान में कौन है बताइए? राजीव एस एस संधू, बाबू इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, पिछले सवाल का जवाब देगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल हम देखते हैं। करेक्ट आंसर की बात करूं, यह एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है। यह एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। वर्तमान में संजय मूर्ति आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। संजय मूर्ति आपको देखने को मिलते हैं अध्यक्ष के तौर पर। कौन? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगे अध्यक्ष के तौर पर। संजय मूर्ति देखने को मिल जाएंगे, संजय मूर्ति। मेरे ख्याल से आप प्रोफेशनली इस चीज को याद रखेंगे, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। संजय मूर्ति, वेरी गुड, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, शाबाश। अगला सवाल, राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष में की जाती है, कौन करता है? राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है, कमीशन की बात की जा रही है। आर्टिकल इसके लिए वही है 243 के और 243 ZA, बट इसमें राज्य के लेवल वाला पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। चलो ठीक है, फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट बताइए, आपके यहाँ पे जो मिठाई वगैरह क्या फेमस है आपके यहाँ की? क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे का कारण है कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, तो आप बस ये देख लीजिए कि किस दुकान पे से मिठाई खरीदी थी, अपने मम्मी पापा को खिलाओगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले मिठाई मम्मी और पापा को खिलाएं जब आपका सिलेक्शन। दुकान देख लीजिए, क्योंकि जो मेहनत और डेडिकेशन आपने आज है, अगर ये कंटिन्यू बनी रही तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। आज मिठाई छाट लेना। करेक्ट जवाब होगा हर 5 वर्ष में गठित की जाती है और यह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। परफेक्ट, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगरा का पेठा, बहुत बढ़िया गज्जू, आगे बढ़िए। 248, राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? एनसीपीसीआर का पूछा जा रहा है, एनसीपीसीआर की प्रोटेक्शन कब हुई है? इसको एनसीपीसीआर को कब गठित किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए। सर समोसा, समोसा मिठाई में आता है, यही दिक्कत होती है तुम्हारे साथ, यही तो मैटर है। पक्का ये लड़की है ना, ये कोई देख लो, नाम भी क्या है, एटीट्यूड गर्ल, कह रही है समोसा, क्या करूं मैं इसका?
ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मैंने पूछा है, देखो 2003 में आपको देखने को मिलता है प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, 2005 में आपको देखने को मिलता है सीआईसी, और 2007 में देखने को मिलता है आपका एनसीपीसीआर। इनकी अलग अलग समय पर स्थापना की गई है, राइट, याद रखना इस चीज को, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, जोधपुर मिष्ठान भंडार है, बहुत बढ़िया संजय। संजय, समय आ चुका है, अब मुझे बताइए 248 था, 249 का सवाल का जवाब दीजिए। श्रीलंका को किस वर्ष में आजादी मिली थी, बताइए। श्रीलंका जिसको पहले शेलॉन कहा जाता था, शेलॉन कहा जाता था, इसको आजादी कब मिली, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज इस पर भी था, ब्रिटिशर्स की राज इस पर भी था। मुझे मथुरा के पेड़े पसंद है, आगरा का पंछी पेठा मुझे पसंद है, मजेदार लगता है भाई मुझे एकदम, ठीक है। समोसा भी अनेक प्रकार का होता है, समोसा समोसा होता है, इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं होता वो, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 1948, 1948 इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4 फरवरी को यहीं से इनको स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश कॉलोनी थी ये, और शेलॉन फिर श्रीलंका बन गया, शेलॉन फिर श्रीलंका बन गया, ठीक है, याद रखना। लेकिन श्रीलंका गणतंत्र कब बना, श्रीलंका गणतंत्र कब बना, गणतंत्र कब बना, मतलब इसका अपना संविधान इसने कब बनाया, अपना संविधान इसने कब बनाया ये बताइए, ठीक है। चलिए, अब मेरे लिए, अरे मेरे लिए तुम जो लेके आओ वो ले आना, और बताओ, ठीक है। श्रीलंका गणतंत्र कब बना मुझे ये बताइए। श्रीलंका गणतंत्र बनता है 1972 में, 1972 में श्रीलंका गणतंत्र बनता है, ये बड़ी बात है जो आपको याद रखनी होगी, राइट, दिस इज बड़ी बात। 1972 में रिपब्लिक बनता है, अपने संविधान को लागू करता है, ठीक है, जी हाँ। तो क्या श्रीलंका जो है वो रावण का था? अरे भाई ये सब नहीं, ये मैं वैदिक हिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक है, आगे बढ़िए। 250वां सवाल आपके सामने, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने कब अपनाया? नेपाल, ठीक है, नेपाल आपको देखने को मिलता है, भारत में नेपाल के काफी सारे लोग आते हैं, इवन इंडियन एयरफोर्स में नेपाल के लोगों के लिए भी कोटा होता है। तो अब मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताएं कि किस वर्ष पहला डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पर हमारा नेपाल जो है देखने को आपको मिला था, फटाफट बताओ, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, संदीप आ जाओ भाई। अब इसमें बात करिए, नेपाल का पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष बना है? सर ये बनता है आपका 2015 में, नेपाल बनता है 2015 में। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है बताएं? तो ये भूटान को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, राइट, जी हाँ। अब नेपाल में मैं बात करूं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसे याद आ गया मुझे, मैंने सोचा पूछ लूं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, काठमांडू, काठमांडू किसके हेडक्वार्टर है ये भी मुझे बताइए। काठमांडू, काठमांडू किसके? सार्क के हेडक्वार्टर काठमांडू है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है, माता सागर माता कहते हैं, कहता है सागर माता, ठीक है, क्या कहते हैं? सागर माता कहा जाता है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, जलवा। 251वां सवाल का जवाब दीजिए। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके संबंध में देय कहां से दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से जाती है? फटाफट बताइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कहां से जाती है बताओ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में पूछ रहा है भाई, तो बताइए कहां से जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जाती है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, यहीं से जाती है, याद रखना। अब सैलरी है कितनी कितनी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। अदर जजेस की जो सैलरी है, अदर जजेस की सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी 2,50,000 रुपए प्रति माह, याद रखना, ये सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है वो बताइए, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ का जो मैटर है 2021 का मैटर है, लिसम्मा जोसेफ का जो मैटर है वो किस चीज से रिलेटेड है बताइए। देखो, अगर आप में से किसी भी छात्र को याद है, अगर आप में से किसी छात्र को याद है 103वां संविधान संशोधन, 103rd संशोधन, तो आपको पता होगा 103वां संविधान संशोधन से रिलेट कर रहा है, इसी से रिलेट करता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो बताइए। ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है, अगर उसके लिए आप अलग से रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अलग से रिजर्वेशन दीजिए, ये इसमें कहा गया था। ये इसमें कहा गया था कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आप जो है संशोधन कर रहे हैं तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहां पर जो है क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन दीजिए, ये बात कही गई थी। कौन से नंबर का सवाल था ये? 252वां, 252 था ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 253, 253 पे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? हर कोई जानता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको देखने को मिल जाएगा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, बहुत सिंपल है। कार्य कब प्रारंभ किया था? ठीक है, चलिए, ठीक है। अगर हम बात करें कार्य कब प्रारंभ किया था, कार्य प्रारंभ 28 तारीख से किया था, कार्य प्रारंभ बाबू किया था 28 जन को 1950। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम सुपर 5000 से बैच से हैं तो हमें तो सब पता है, ठीक है। अब ये जो सवाल है सुपर 5000 बैच के लिए है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है तो इसका क्रिमिनल जुरिडिक्शन जो है, क्रिमिनल एब्जुडिकेशन बोल लीजिए या बोल लीजिए एपिलेट जुरिडिक्शन, क्रिमिनल एपिलेट जुरिडिक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में लिखेंगे आप क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामले का ट्रांसफर, मामले का, ठीक है, अपीलेट को बोलते हैं। अपीलीय क्षेत्र अधिकार कहां पर है? अपीलीय अधिकार, आर्टिकल बताओ, अधिकार बताइए।
ये सुपर 5000 बैच वालों के लिए है, क्योंकि उसी में मैंने इस लेवल का बताया है। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे, फटाफट से बताइए। रितेश मेरे लाल, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे? ठीक है, हाँ चलिए मैं बात बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल एपलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 134 में देखने को मिलता है, क्रिमिनल एपलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 134 में देखने को मिलता है, सिविल 133 में देखने को मिलता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 254 के बारे में बात बताएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा इंग्लिश में आ गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इसको देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, हिंदी वाले आप टेंशन मत लो, अगला सवाल देखना। जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट को एनर्जी देता है, टेस्टिंग वैलिडिटी लेजिस्लेचर, ये सही है, अंडर द आर्टिकल 23 सी गलत हो जाएगा। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सिग्निफिकेंटली वेस्टेड इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी ठीक है। ए सी इसमें सही था, ये सही है। ठीक है, हिंदी वाले एस्पिरेंट इसमें ज्यादा उन्हें टेंशन ना ले, आगे बढ़िए। ये बताइए 254, इस वजह से मैंने उसे काउंट भी नहीं किया। अब बताइए फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, इंग्लिश वाले आ गया हो। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। उनकी आपके यहाँ होती है रागनी, होती है आपके यहाँ? नहीं होती? पता है रागनी क्या होती है? नहीं यार, रागनी नहीं, रागनी होते हैं, गाने होते हैं रागनी और ऑर्केस्ट्रा चलिए फटाफट बताइए, अब आपके सामने सवाल पूछा गया है, फटाफट इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए प्रवीण चौधरी का कुछ कहना है। ठीक है प्रवीण चौधरी सर, इनके अलावा कुछ अदर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है बाबू, ये रिवीजन है, इसके बाद सुपर 5000 आया, सुपर 500 आएगा, जिसमें पॉलिटी के मात्र क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वो करने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको एनटीपीसी के लिए कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सवाल मैंने पूछा है कि आपको दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा है बस, कि दोहरी नागरिकता से आप बताएं क्या समझते हैं। दोहरी नागरिकता की बात चल रही है, इससे आप क्या समझते हैं? दो देशों के एक साथ दो राज्य की नागरिकता नहीं मिल सकती, एक घटक राज्य के साथ एक देश की नागरिकता बहुत बेहतरीन। ये 20 का करेक्ट आंसर है। कहने की बात क्या हुई कि अगर आप इस प्रकार से इंडिया के मैप को देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इंडिया के मैप को देखते हैं और यहां आपको देखने को मिला कि कोई व्यक्ति यहां उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो वो यूपी का भी नागरिक हो गया और भारत का भी नागरिक हो गया, तो हो जाएगी दोहरी नागरिकता। ठीक है, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में क्या है, आप यूपी में रहे, आप यहां कर्नाटक में रहेंगे, आप भारतीय नागरिक ही। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट 255वां सवाल, इस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जारी रखा। मतलब वह कौन सा ईयर था जब दिल्ली के केस, दिल्ली के केस, हिमाचल के केस दोनों एक ही, हिमाचल के केस दोनों एक ही हाईकोर्ट में आते थे। हिमाचल के केस दोनों कहां आते थे? दिल्ली हाईकोर्ट में आते थे। कब तक? हिमाचल प्रदेश जब बना था शुरुआत में एक यूटी था। ये क्या था? शुरुआत में यूटी था। ठीक है, चलिए अब क्योंकि ये शुरुआत में यूटी था, इस वजह से अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे 1971 तक, 1978 में जाके हिमाचल 18वां राज्य बना, तब जाके 18th स्टेट बना। उससे पहले क्या था? उससे पहले ये यूटी था। तो ये आपको यहां कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट है 255 के बाद 256। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? दिल्ली में पहली बार आम चुनाव कब हुए बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा के कमेंट थे, ये बहुत बढ़िया। रॉय साहब बात ही अलग है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। फर्क पड़ता है बाबू, संकेत पुषाधकर भाई, इसका फर्क पड़ता है। मैंने पूछा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? पहली बार आम चुनाव की बात करें 1993 में हुए थे। 1993 में पहली बार चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पहली बार चुनाव आपको 1993 में देखने को मिले थे। 257 आप बताएंगे, 257 जिन अपराधों के लिए पुलिस अदालत के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसके लिए अदालत जो होती है वो डायरेक्टली किसी को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, आप बताएं कृपया करके। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में फटाफट से आप चर्चा करेंगे कि कौन से अपराध वह होते हैं। बिना परेशानी के आप बता दीजिए, बिना परेशानी के आप बता दीजिए क्या इसका जवाब होगा। उनको कॉग्निबल अपराध बोलते हैं। देखो, बिना अगर अरेस्ट के, बिना वारंट के पकड़ना है तो वो कॉग्निबल होनी चाहिए। कॉग्निबल, रेप, मर्डर, ठीक है, या अटेम्प्ट टू मर्डर भी होता है, पर वो मतलब वो संदिग्ध नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए जो भी मर्डर कर रहा है। ठीक है, डिटेंशन जो होते हैं इसमें गिरफ्तारी हो जाती है, इसमें भी। नॉन कॉग्निबल में चोरी, ठीक है, किसी से मुंह बकवाद, मानहानि, ये होते हैं कॉग्निबल। ये नॉन कॉग्निबल होते हैं। ये कॉग्निबल होते हैं जिसमें कोई वारंट नहीं चाहिए। कॉग्निबल में बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो नॉन कॉग्निबल होते हैं इसमें वारंट की जरूरत होती ही होती है, इसमें वारंट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट 258, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, कौन सा है वो? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। हाँ बाबू, इसमें थोड़े से क्वेश्चन लिखी, इसमें से कुछ क्वेश्चन उसमें से लिए गए क्योंकि आज की फाइल जो है खराब हो गई थी, इस वजह से वहां से क्वेश्चन लेने पड़े। आप मुझे बताइए हाई कोर्ट्स के बारे में, आप मुझे बताइए हाई कोर्ट्स के बारे में फटाफट से। बेहतरीन सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसके बारे में फटाफट आप बताएंगे। ठीक है, बढ़िया लेवल पे आप बताएंगे। बेहतरीन। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर लोग दिल्ली बता रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट अपना कोलकाता हाईकोर्ट है, ये कोलकाता हाईकोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दादर और नगर हवेली का अपना जो हाईकोर्ट है सर, वह आपको देखने को मिलता है बॉम्बे में, तो आपको देखने को मिलता है बॉम्बे में। चंडीगढ़ का अपना हाईकोर्ट जो देखने को मिलता है, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट देखने को मिलता है, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट देखने को मिलता है, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट आपको देखने को मिलता है। शाबाश। 258 के बाद 259 पर आइए। 259 क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के प्रावधान के तहत की जाती है, कौन से एक्ट के तहत की जाती है? जो सेंसस एक्ट है वो कब आया था? आंसर दिखाई दे रहा है आपको, 1948 में आया था। बात खत्म करो, इसमें टेंशन मत लो। लेकिन आप सवाल का जवाब दो कि पहली जनगणना भारत में कब हुई? पहली बार जो जनगणना भारत में हुई वो कब हुई? किसने कराई बताइए, कब हुई?
दशकीय कब हुई, जैसे दशकीय का सब बता देता है, जैसे 1782 में हुई थी, 1781 में हुई थी, और ये स्टार्ट होगी डिकेड बेसिस पर, यहां 10 साल बाद होगी, डिकेड बेसिस पर ये स्टार्ट होगी। रिपन ने स्टार्ट की थी पहली बार कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। किसने करी थी, ठीक है 1872, सॉरी 1881 है, ये 1881 है और ये 1872 है बाबू, 18 है, मैं पूरा 100 साल पीछे चला गया था, टाइम में ट्रैवल कर सकता हूं, ठीक है। तो 1872 में दैट वाज स्टार्टेड बाय मेयो, मेयो मेयो परफेक्ट। 1872 में मेयो ने इसको स्टार्ट किया था, याद रखेंगे शाबाश। ये होती हैं बातें। 260वें सवाल के बारे में बताइए, ठीक है। चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है, चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है, मतलब ये मान के चलिए कि ये कोई व्यक्ति है, नहीं ये कोई निर्वाचन क्षेत्र है, ये क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मान के चलिए, ये जो निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र है, ये फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र, फुलेरा, फुलेरा ग्राम है ना, फुलेरा ग्राम, तो फुलेरा ग्राम निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ठीक है। अब बताइए इसके अंदर मान के चलते जो टोटल वोट है, टोटल वोट जो है इसके अंदर जो लोग हैं टोटल वो 1200 हैं। अब इसमें से जो लोग वोट कर पाए निर्वाचन क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। वोट जो लोग कर पाए वो केवल 700 लोग, नहीं 1200 से काटेंगे तो कितने, 3 चौक 12, 3 9 9 9 से अगर काटेंगे 3 चौक, ठीक है 900 लोगों ने वोट किया। तो इसको क्या कहेंगे हम, बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, 900 लोगों की जो वोट है, बिल्कुल चल बिल्कुल भी होगा, बेहतरीन। इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ये आपका हो जाएगा टर्नआउट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टर्नआउट, इसको बोलेंगे टर्नआउट, क्या बोलेंगे इसको, टर्नआउट बोला जाएगा, टर्नआउट, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें टर्नआउट कैसे काउंट किया जाता है, तो इसको टोटल से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट होगा 9 3, ठीक है, 3 दिया 9, 3 चौक 12, तो 3/4 का टर्नआउट आया है, टर्नआउट आपको देखने को मिल जाएगा। परसेंट में पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किए हैं, तो उसको निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75% वोट इसमें आ जाती है। ये 75% जो टर्नआउट है वो इस बार रहा है, टर्नआउट कितना रहा है, 75% इस बार रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 261वें सवाल पर। भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका का अर्थ क्या है, PIL का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका यानी PIL का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए अरे कौन से ऐप में नहीं चला रहा भाई, पॉलिटिक्स पूरी लेवल पे मेरी चल रही है, किस बैच में नहीं चल रही बताओ देख रहे हो विनोद कैसे सवाल याद कराए जा रहे हैं। जनहित याचिका की बात करूं, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, लिटिगेशन। इसको यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ना कोई एक्ट है ना इसके लिए कोई आर्टिकल है। इसमें भारत में जनक की बात करें, भारत में जनक कौन है, भारत में इसका जनक आपको कौन देखने को मिलता है, तो बाबू भारत में जनक देखने को मिलता है एक PN भगवती देखने को मिलती है, PN भगवती, PN भगवती आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना PN भगवती, राइट, बहुत बेहतरीन। जनक। अगला सवाल 262, बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया था, बताओ। कुछ अधिनियमों में संशोधन करना पड़ा था, वो संशोधन अधिनियम कब किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट बताओ, फटाफट आप बताइए कब संशोधन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं फटाफट से। ठीक है, हाँ भाई पोल बाबू आएगा, पोल बाद में आएगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए, सभी क्वेश्चनों पे पोल नहीं है, कुछ क्वेश्चनों पे करेक्ट आंसर बताइए। दैट इज बेसिकली क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऐसा हुआ था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा हुआ था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा हुआ था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केवल कोर्ट प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है, इसमें संशोधन किया गया 2005 में, इसमें संशोधन किया गया 2005 में, और जो संशोधन 2005 में हुआ था उसी के आधार पर एक बच्ची को, लड़की को भी अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिला है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट अगला सवाल 263 सवाल हो चुका। अस्थायी गठबंधन को क्या कहा जाता है, अस्थायी गठबंधन को कहा जाता है कॉलिएशन। पूजा क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कॉलिएशन कहा जाता है, कॉलिएशन मतलब गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन इसको कहा जाता है, अस्थायी गठबंधन को कॉलिएशन कहते हैं, जिसको तोड़ा जा सकता है, इसको कॉलिएशन बोलते हैं बाबू, ठीक है। बाइलिंगुअल ही है बाबू, ये 2-4 क्वेश्चन है ऐसे होंगे, बाकी सब बाइलिंगुअल है, ठीक है। आप नीचे जाके कमेंट करो, उससे पहले मैं बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही है। आज ना फाइल खराब हो गई थी स्टार्टिंग में, जो फाइल मेरे पास आई थी उसमें इंग्लिश खराब हो गई थी, जिस वजह से मुझे अलग से फाइल इंसर्ट करानी पड़ी, ठीक है। आगे बढ़िए। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था, यह पूछा जा रहा है आपसे 264 नंबर के सवाल पर, 264 नंबर के सवाल पर, 264 नंबर के सवाल पे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए चलिए अगर मैं बात करूं 264 नंबर का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 264 का, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन का 2019 वाला क्या है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा 264 वाला, 264 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखने को मिल जाएगा सी। 265 क्वेश्चन में क्या है कि लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, सर ये हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने पेश करा था बजट, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 265 के बाद 66वां सवाल बताइए, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, याद रखिएगा। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आपका पारित किया गया था, ठीक है, 1961 में पारित किया गया था, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है।
सी इसका आंसर हो जाएगा। 267 में आप देखिए किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर करता है उस राज्य का। 268 की मैं बात करूंगा, लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या होते हैं? सर ये होते हैं इक्वलिटी एंड फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता। ये भी आपको बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाएगा 268। ये 269 नंबर का सवाल है, संविधान की मूल संरचना पहली बार किस केस में बताई गई थी? ठीक है, चलिए ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। हाँ बेहतरीन। नहीं अभी मुझे एक दूसरे बैच में निकलना होगा, ऑफलाइन में निकलना होगा अभी मुझे, स्मृति। ठीक है, तो बैच में तो शाम के टाइम मुलाकात होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करूं, मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया गया है कहां पर? सर ये केशवानंद भारती केस 1973 में किया गया है। और ये 270वां सवाल, संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी। अब मेरी बात को समझिएगा, आपके पॉलिटी के जो क्वेश्चन मैंने अभी तक करा दिए वो 270 सवाल करा दिए हैं, 270 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपके क्वेश्चन बचे हैं 30 क्वेश्चन, जिससे टॉप 300 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए टॉप 30 की जगह मैं टॉप 100 क्वेश्चन और करा दूं। तो पॉलिटी की क्लास को बाकी बचे हुए जो सवाल हैं बाबू, वह आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, जो चैनल पे अपडेट हो जाएगी, उसमें आप देख लेना। अच्छे सवाल है, बाकी बहुत बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे सवाल है। इसके अलावा आपको वो ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात है, बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन 300 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि आप सभी को पता है कि आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन और ज्यादा होने चाहिए थे, क्वेश्चन थोड़े कम रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा आपके लिए, कल तो क्लास हिस्ट्री की ही होगी, कल तो क्लास हिस्ट्री की ही होगी, हिस्ट्री की ही होगी कल क्लास, हिस्ट्री एनटीपीसी। एनटीपीसी की जो हिस्ट्री होगी उसका रिवीजन हमें करना है, रिवीजन हमें करना है, तो वो तो कल होगा एनटीपीसी की हिस्ट्री का रिवीजन। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सीधी बात। लेकिन इसके बाद पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है ना, पॉलिटी की मैं एक बोनस क्लास भी ले लूंगा, पॉलिटी की एक बोनस क्लास में ले लूंगा इसमें, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज से हटके बोनस क्लास ले लूंगा, जिसमें मैं 100 पॉलिटी के क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा पॉलिटी 500 भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगले वीक में पॉलिटी 500 आएगा, हिस्ट्री 500 आएगा, चैनल पे आ जाएगा वो भी। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एनटीपीसी 2019 के होंगे, प्लस आरपीएफ 2024 के एंड 25 के, जिसमें सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल सभी शामिल होंगे। तो सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसमें याद रखना। उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के 500 आएंगे, देन इकोनॉमिक्स के 500 आएंगे, देन आपके साइंस के 500 आएंगे, साइंस के 500 आएंगे, और बाबू स्टैटिक जीके की आर पार की सीरीज प्लेलिस्ट में देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो आपकी स्टैटिक जीके उसकी आर पार की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, आर पार चैनल पे चल रही है। करंट अफेयर्स आपकी चैनल पे पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए, चैनल पे पड़ी हुई है। लेकिन जो 2024 की करंट अफेयर है वो इस सैटरडे आ रही है। सैटरडे में इस बार, सैटरडे जो होगा इस बार सैटरडे, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी 2024 की करंट अफेयर्स। मैं अभी से अनाउंस करते रहा हूं, आपको इवेंट भी देखने को मिल जाएगा। ये 100 क्वेश्चन कराने का मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैं यहाँ आपको 30 क्वेश्चन आज नहीं करा पाया और 30 क्वेश्चन कल नहीं करा पाया था, तो 60 क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा पाया क्लास में। अब क्योंकि मैंने आपको जबान दे चुका था कि मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा, जबान दे दिया मतलब जबान दे दिया, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ईमानदारी एकमात्र नीति है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। ये तो धर्मश्य है जो है, जहां धर्म है, जहां सत्य है, वहां विजय श्री का होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। प्यार से बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है वो, तो ये इस वजह से मुझे यहाँ पर यह स्टेप लेना पड़ा कि मैं पॉलिटी की एक बोनस क्लास आपको करा दूंगा। ठीक है, बोनस क्लास। ये बोनस क्लास में क्वेश्चन कहां से लेंगे हम? इस बोनस क्लास में जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे सारे के सारे प्राइम लेवल के क्वेश्चन, प्राइम लेवल के क्वेश्चन इसमें लेंगे, थोड़े हार्ड लेवल के सवाल लेंगे। ठीक है, बढ़िया जी। ठीक है, चलो तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। कल उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जुड़ेंगे हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में, और अभी शाम को 8 बजे जो क्लास है इकोनॉमिक्स की, जो 8 बजे क्लास है 8 बजे, उसमें भी जरूर आ जाइएगा। और उसके अंदर जो क्लास होने वाली है वो किस चीज की होने वाली है, मतलब शाम को सर गुप्ता डायनेस्टी को गुप्त तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, गुप्ता डायनेस्टी को खुला खुला पढ़ाऊंगा। उस वीडियो को जाके फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो लाइक बताती है कि आपका जो प्रेम है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो इसको जाके फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को। ठीक है, मजा ही आ जाएगा इस क्लास में भी ताबड़तोड़। मैं बताया गुप्त डायनेस्टी को बहुत खुलेआम पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं इसी प्रकार से। जय हिंद, वंदे मातरम।